नमस्कार दोस्तों, मैं लालजी कुमार जेनेक्स एजुकेशन पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस साल हम लोगों के द्वारा प्रयास किया गया था एक एजुकेशन चैनल खोलने का, जो कि स्टूडेंट सबके हित में हो और आगामी जितने भी एग्जाम हो उसको लेकर चला जाएगा। इसमें दो तरह का प्रयास करने की कोशिश हम लोग के द्वारा कही गई थी। एक बीपीएससी मेंस को फोकस करके, दूसरा बीपीएससी प्री को फोकस करके। इसमें बीपीएससी प्री में उजाली के द्वारा कई क्वालिटी का वीडियो डाला भी गया है और बहुत जल्द वो आके इसको कंटिन्यू करेगी। ठीक है, मेरे द्वारा एक मेंस का बनाया गया था और कुछ इको का जो है सिलेबस डिस्कस किया गया था प्रीवियस वीडियो में। तो अभी जितने भी चैनल है या जो भी आपके मार्केट में पास है, तो हम लोगों को लगा कि इको का जो मटेरियल है या इको के बारे में बहुत कम वीडियो अवेलेबल है नेट पे। तो हम लोग के द्वारा जो है इकोनॉमिक्स का जो है ये सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि आज से होगा और ये बीपीएससी एग्जाम को आगामी बिहार एसआई, बिहार सचिवालय, इस सब को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है अर्थशास्त्र का, उसके अंतर्गत आर्थिक नियोजन एक बेहतर समझ बनाने के लिए या इकोनॉमिक्स की शुरुआत करने के लिए शुरू से आर्थिक नियोजन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे उसमें जो 10-12 इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उसको लेकर चलेंगे। चूंकि इकोनॉमिक्स के सवाल जो होते हैं 7-8 चैप्टर से मेनली पूछे जाते हैं और कुछ एक तो इधर उधर से है, तो पहले हम लोग जो है जो मेनली कोर चैप्टर होते हैं जहां से सवाल आते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आर्थिक नियोजन क्या होता है उसको थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे ज्यादा जो है कि आर्थिक नियोजन से हमारा तात्पर्य होता है एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंतर्गत समाज के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए जो हमारे पास मानवीय संसाधन, आर्थिक संसाधन या अन्य संसाधन है, उनका उपयोग बेहतर से बेहतर ढंग से हो सके, इसी के लिए हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग या नियोजन की बात करते हैं। नियोजन जनरली जो है वो एक तरह का टाइम पीरियड के अंदर प्लानिंग होता है कि हम कैसे अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सके। ठीक है, तो इसीलिए नियोजन की बात की गई है। तो नियोजन क्या है हमारे संविधान में जो है नियोजन, आप लोग 7वीं अनुसूची जानते होंगे, जो 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में वर्णित है। नियोजन 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में वर्णित है। तो कभी भी एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि नियोजन, आर्थिक नियोजन जो है संविधान की किस सूची का विषय है, तो ये जो है समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, आर्थिक नियोजन जो है 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा भी है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग जो सूची होता है 3 केंद्र सूची, राज्य सूची, ये तो अगर सोचिएगा कि हम एक जगह याद करें तो ये कभी कभी लेंदी हो जाता है, बहुत लोग रख लेते हैं, बहुत लोग नहीं रख पाते हैं। तो जैसे ये सब आता है कि चलो एक एक दो दो, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए आर्थिक नियोजन जो है 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे सामने कई तरह की समस्याएं थी कि लिमिटेड रिसोर्सेज थे, ढेर सारे प्रॉब्लम थे, शरणार्थी समस्या, आधारभूत संरचना, उद्योगों का विकास नहीं, भूखमरी, गरीबी, अकाल, ये सारे चीज लगभग इंडिया में मौजूद थे। तो इंडिया ने जो है एक केंद्रीकृत मॉडल की शुरुआत की, जिसके द्वारा एक प्लानिंग किया जाए प्रॉपर वे में कि अगले 5 सालों में हम भारत की अर्थव्यवस्था को कहाँ देखते हैं और उसी आधार पे आगे चलने की कोशिश की जाए। तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ 3 तरह से जो हम लोग का ये चैप्टर पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले हम कितने प्रकार हैं नियोजन के वो देखेंगे। उसके बाद जो है क्या प्रयास रहा है आजादी के पूर्व। ठीक है, प्रयास आजादी के पूर्व इस संदर्भ में, नियोजन के संदर्भ में। उसके बाद हम लोग नीति आयोग, जो अभी वर्तमान में बनाया गया है 2014 में, नीति आयोग, योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद,
की कार्य प्रणाली, राष्ट्रीय विकास परिषद इत्यादि के बारे में जानेंगे कि क्या होता है, इसका क्या कार्य है और किस तरह से इनका जो है योगदान जो नियोजन में रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, उसके बाद इन तीनों को करते हुए लास्टली जो है हम लोग अभी तक जो 12 योजनाएं चली है हमारे देश में उनका इतिहास और वर्तमान में जो नीति आयोग की कार्य प्रणाली है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। तो फिलहाल जो है हम लोग इसके टाइप पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर आदेशात्मक और निर्देशात्मक योजना का जो है शुरुआत किया जाता है कि ये दोनों है क्या। तो सबसे पहले सोचिए कि कोई भी नियोजन होता है उसमें राज्य का एक लेवल के बाद ज्यादा हस्तक्षेप की नियोजन कैसा होगा, नियोजन को कैसे लागू किया जाएगा, नियोजन किस तरह से कार्य करेगा। तो अगर राज्य में क्या आ जाएगा, केंद्र सरकार आ जाएगा, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य सरकारी संस्थाएं जो है ये आ जाएगा। जब इन सब का हस्तक्षेप अधिक हो तो हम लोग कहते हैं कि आदेशात्मक नियोजन है। तो आप देखिएगा कि एक तरह से आदेशात्मक मतलब कि आपको ऊपर से आदेश दिया गया है कि इस तरह की योजनाओं को आप लागू करिए। एक होता है कि निर्देशात्मक। निर्देशात्मक जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि सरकार के द्वारा आपको बस निर्देशित किया जाएगा, एक दिशा निर्देश दिया जाएगा कि आप इस कार्य को करिए। ठीक है, तो जैसे कि दिशा निर्देश दिया जाएगा तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार दिशा निर्देश दिया जाएगा और इसका क्रियान्वयन निजी क्षेत्र एवं जो है आम जनता के द्वारा या जनमानस के द्वारा किया जाएगा कि कैसे इस योजनाओं को लागू किया जाए। तो ये निर्देशात्मक क्षेत्र में निजी क्षेत्र योजनाओं के लागू करने की बड़ी भूमिका होती है और आदेशात्मक में केंद्र सरकार के द्वारा ही योजना बनाया जाता है, निर्माण किया जाता है और इसका क्रियान्वयन भी केंद्र सरकार के माध्यम से ही किया जाता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से। तो आदेशात्मक और निर्देशात्मक में ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, एक अभी ट्रेंड चला है कि हम लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा ये खत्म कर दिया गया, बेच दिया गया, सरकार सब कुछ बेच रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये आलोचना होती है फिलहाल सरकार की। तो इसी से रिलेटेड है कि संरचनात्मक नियोजन और प्रक्रियात्मक नियोजन, स्ट्रक्चरल प्लानिंग और फंक्शनल प्लानिंग। तो सबसे पहले देखिए कि संरचनात्मक में क्या होगा कि जैसे कि अगर हम क्या करते हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करते हैं, राष्ट्रीयकरण, भूमि सुधार एवं अन्य सुधार कि देखिए यहाँ जो हम लोग कर रहे हैं कि एक तरह से मूलभूत सुधार कर रहे हैं कि जैसे कि हम यहाँ बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं तो देखा जाएगा कि राष्ट्रीयकरण करके एकाएक हम जो है संरचनात्मक बदलाव कर दिए। जो निजी क्षेत्र में था उसको हम लोग सरकारी क्षेत्र में लेकर आए राष्ट्रीयकरण के माध्यम से। तो इससे क्या हुआ कि योजना जो है लक्ष्य के आधार पर संरचनात्मक की हम बेसिक स्ट्रक्चर बदल रहे हैं। जैसे कि किसी सरकारी कंपनी को बेचकर, किसी सरकारी चीजों को बेचकर हम लोग कहते हैं कि उसको हम लोग विनिवेश कर रहे हैं, या इस तरह का जितना भी चीज होगा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर में चेंजेस लाए, सरकार के स्वामित्व में लाए, सरकार की सहभागिता में लाए, सरकार की योजनाओं में लाए कि क्या है। जैसे भूमि सुधार किए तो हम कृषि में सुधार तो कर ही रहे हैं, लेकिन भूमि से मालिकाना हक हो, चाहे चकबंदी हो, या फिर जो बड़े बड़े जोतों के आकार को करना हो, या फिर इस तरह के जो भी सुधार हैं वो स्ट्रक्चरल नियोजन में आएगा कि हम एक स्ट्रक्चर को बदल के कोशिश कर रहे हैं कि हम सुधार करें। और प्रक्रियात्मक नियोजन में क्या आएगा, जैसे हम लोग कृषि सुधार करते हैं, कृषि में सुधार करेंगे, ठीक है, बैंक में सुधार करेंगे, ठीक है, ये संरचनात्मक क्षेत्र में जो है आधारभूत सुधार, आधारभूत में कैसे सुधार हो, आधारभूत संरचना में सुधार हो, तो इसको हम लोग जो है कहते हैं स्ट्रक्चरल
स्ट्रक्चर फंक्शनल प्लानिंग कहते हैं, प्रक्रियात्मक। तो संरचनात्मक में जो है मूलतः हम दशा दिशा बदलते हैं, या कहिए कि मालिकाना हक बदलते हैं, या कुछ बड़े फैसले लेते हैं। और ये फंक्शनल वाले में जो प्रक्रियात्मक है उसमें हम उसके अंदर जाके सुधार करते हैं। ठीक है, कि जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा संरचनात्मक, कि बैंक को निजी क्षेत्र से राष्ट्रीय क्षेत्र में ले लिया गया है, और बैंक सुधार हो जाएगा कि प्रक्रियात्मक, कि बैंक में सुधार करना है, बैंक की कार्य प्रणाली में करना है, बैंक के अंदर और भी चीजें जो सुधार करनी है उसको हम लोग इसके अंतर्गत रखते हैं। जैसे भूमि सुधार हो गया संरचनात्मक, और कृषि सुधार हो गया फंक्शनल। ठीक है, उसी तरह से केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत। तो जैसे देखते होंगे हमारे देश में दो तरह की योजना है चलती है, कि शुरू में जब प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ और योजना का शुरू हुआ, तो ये सच है कि शुरू में जो हमारे देश में ये था वो एक तरह का ही था। ठीक है, जिससे क्या था कि समस्याएं एक जैसी थी, सभी जगह लगभग जो है शरणार्थी समस्याएं से देश के अधिकांश भाग जूझ रहे थे, भूखमरी से, अकाल से, विस्थापन से। तो इस तरह एक ऐसे जो है खाद्य संकट से, तो इस तरह से एक ऐसे स्ट्रक्चर की जरूरत थी, या एक ऐसे प्लानिंग की जरूरत थी कि हमारे देश के इन मूलभूत समस्याओं का जो है खात्मा कर सके। तो एक जैसी योजना बनाया गया और समूचे देश में इसको लागू किया गया। शुरू में तो 10 साल 15 साल तक कोई समस्या नहीं हुई, 20 साल तक, खासकर जब तक हरित क्रांति नहीं आई थी। तो देखेंगे कि आजादी के बाद हरित क्रांति और औद्योगिक क्रांति के माध्यम से उद्योगों का विकास हुआ, अवसंरचनात्मक विकास हुआ। तो कुछ जैसे क्षेत्र हैं, पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र जो है ज्यादा, पश्चिम और दक्षिण के राज्य ज्यादा विकसित हुए बनिस्बत उत्तर पूर्व राज्यों के या पूर्वी राज्यों के। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि एक जैसा अगर योजना बनाएंगे तो वक्त के साथ जो है सभी योजनाएं जो है एक पे लागू नहीं होती है। जैसे उत्तर पूर्व की समस्या कुछ और है, बिहार एमपी यूपी की समस्या और है, गुजरात महाराष्ट्र और साउथ के स्टेट की और समस्या है। तो इसी के लिए विकेंद्रीकृत योजना का कॉन्सेप्ट जो है आया, कि केंद्रीकृत योजना मतलब होता है कि एक जैसी योजना केंद्र सरकार द्वारा बना दिया जाए और सारे देश में लागू किया जाए। जबकि विकेंद्रीकृत योजना जो है क्या होता है कि एक तरह से कुछ क्षेत्रों को ध्यान में रखकर, जैसे कि नीचे से ऊपर, जैसे पंचायती राज संस्थाओं का, राज्य सरकार का, किसी अन्य सहकारी संस्थाओं का सहयोग लेकर इसको हम लोग कहते हैं टॉप टू बॉटम। ठीक है, टॉप टू बॉटम। ठीक है, बॉटम, और इसको बोलते हैं बॉटम टू टॉप। ठीक है, कि यहां से हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं। ठीक है, और इधर जो है हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं। तो देखते हैं कि कौन सी योजना सही होगी। योजना वो सही होगी जो नीचे की समस्याओं को ध्यान में रखकर जो है उसको ऊपर ले जाने का प्रयास करे। ठीक है, और यहाँ जो था वो ऊपर से नीचे ले जाया जाता था। इसी तरह लगभग राष्ट्रीय नियोजन और क्षेत्रीय नियोजन जो है लगभग एक जैसा है। जैसे कि मानिए कि उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया, या फिर अन्य किसी विशेष क्षेत्र के लिए, पूर्वोत्तर राज्य के लिए, या फिर बिहार के लिए, या अन्य उड़ीसा एमपी, ये सब किसी क्षेत्र को मराठवाड़ा के लिए, या फिर इधर जो छत्तीसगढ़ वाला एरिया है उसके लिए, कि कुछ खास क्षेत्रों को रखकर कुछ योजना बनाया जाता है, उसको हम लोग क्षेत्रीय नियोजन के अंतर्गत रखते हैं। और जैसे गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, ये सब के लिए योजना एक सेंट्रल लेवल पे बनाया जाता है, तो उसको हम लोग केंद्रीय योजना के अंतर्गत रखते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि अभी जो हम लोग आर्थिक नियोजन के टाइप के बारे में राज्य के हस्तक्षेप के आधार पे, लक्ष्य प्राप्ति के आधार पे, योजना निर्माण के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे एक मोटा मोटी जो स्ट्रक्चर होता है उसको देखने का प्रयास किए। तो उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत इससे जो समझ विकसित हुई है उसको आगे चल के काम देगा। इसके बाद हम लोग आजादी के पूर्व जो भी प्रयास किए गए हैं उसको करने की कोशिश करेंगे कि इसके बाद क्या क्या प्रयास आजादी के पूर्व योजना के लिए किए गए हैं। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो नियोजन है कितने प्रकार का होता है, और नियोजन के संबंध में कुछ बातें की थी। तो नियोजन जो है स्वतंत्रता के बाद शुरू नहीं हुआ, बल्कि इस संदर्भ में जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था
तो हमारे बुद्धिजीवियों द्वारा, समाज शास्त्रियों द्वारा या राष्ट्रीय आंदोलनकारी के जितने भी आर्थिक पक्ष को समझते थे, उन लोगों ने एक प्रयास किया था कि भारत का जो विकास है, सामाजिक आर्थिक विकास किस तरह का होगा, उस संबंध में अपने अपने विचार दिए थे। ठीक है, उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि स्वतंत्रता पूर्व क्या क्या जो है प्रयास किए गए थे। स्वतंत्रता पूर्व, ठीक है, यानी 1947 से पूर्व जो भी प्रयास किए गए थे उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले एम विश्वेश्वरैया योजना। तो आप लोग एम विश्वेश्वरैया का नाम भी जानते होंगे अच्छे से। भारत में जो है एक वैज्ञानिक थे, पुलों का निर्माण वगैरह के लिए उनका काफी योगदान है इंजीनियर के रूप में। तो वो विश्वेश्वरैया भारतीय इतिहास का काफी चर्चित नाम है, खासकर आजादी के बाद और आजादी के पहले। तो इन्होंने 1914 में एक 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की थी। तो इसको हम लोग एम विश्वेश्वरैया योजना कहते हैं। 1934 में इन्होंने योजना प्रस्तुत की थी। इस संदर्भ में यह था कि जो उद्योगों का विकास होना चाहिए, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को विकास करना चाहिए। एक योजना की रूपरेखा एम विश्वेश्वरैया के द्वारा दिया गया था। तो इसी को हम लोग विश्वेश्वरैया योजना कहते हैं, जो कि वर्ष 1934 में आया था। ठीक है। कांग्रेस प्लान 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति। अभी जो लोग सीडीपीओ का एग्जाम दिए होंगे तो इसी से एक क्वेश्चन था। तो यहाँ 2 तरह के क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले कि राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। और ये जो है हरिपुरा अधिवेशन में इसका गठन किया गया था, राष्ट्रीय योजना समिति का। इसकी अध्यक्षता जो है किए थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। तो हरिपुरा अधिवेशन 1934 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, और इसी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जो है सोचे और राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। और राष्ट्रीय नियोजन समिति जो है उसके अध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल नेहरू को जो है बनाया गया था अध्यक्ष। और यहीं से सीडीपीओ 2022 में क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय नियोजन समिति के गठन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष ये अधिवेशन कहाँ हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस, ये उसका सही उत्तर है। ठीक है, बॉम्बे प्लान 1944-45 में दिया गया था 8 उद्योगपतियों के द्वारा। 8 उद्योगपतियों ने मिलकर बॉम्बे प्लान का जो है शुरुआत की थी। यह बॉम्बे प्लान योजना जो है इसको दिया था, जिसमें अर्धश्री दलाल, जॉन मथाई, ये सब लोग शामिल थे। ठीक है, इनका योजना था। तो इनमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है फैक्ट कि 15 वर्षों में इन्होंने प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम को जो है 65 रुपये से बढ़ाकर 130 रुपये करने का जो है प्रयास कर की घोषणा की थी। इसी में इन्होंने राष्ट्रीय जो है उद्योगों का स्वरूप कैसा हो, कृषि की पुनर्संरचना कैसी हो, सामाजिक सुधार, समाज में जो है कैसे पर कैपिटा इनकम बने, इन सब संदर्भ में इन्होंने बात की थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग गांधीवादी योजना 1944 श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा दिया गया था। ठीक है, गांधीवादी योजना 1944 में श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा दिया गया था। ये योजना बेसिकली गांधी जी के जो आर्थिक सिद्धांत थे, जो विकास का वो सिद्धांत रखते थे, उसको ध्यान में रखकर बनाया गया। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, गांधी जी भारी मशीनीकरण, भारी उद्योगीकरण के खिलाफ थे और ये लोग लघु कुटीर उद्योगों को ज्यादा वैल्यू देते थे। तो इस योजना में, गांधीवादी योजना जो श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा लाया गया था, उसमें लघु एवं कुटीर उद्योगों को काफी महत्वता प्रदान की गई थी। ठीक है, जन योजना 1945 में एम.एन. राय द्वारा लाया गया था। जन योजना 1945 में एम.एन. राय द्वारा लाया गया था। ये जो है ये इसीलिए था कि फिर से जो देश का विकास, राष्ट्रीय आय, कृषि, उद्योग, इन सब के स्थापना से संबंधित था। और लास्टली जो है 1950 में सर्वोदय योजना जो है लाया गया। सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण के द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण जो है
वो बिहार के काफी फेमस पर्सनालिटी है, ठीक है। तो इनके द्वारा सर्वोदय योजना 1950 में लाया गया। अगर हम एक बेसिक चीज पूछें कि आखिर इन सब में कॉमन क्या था, ऐसा क्या था इन सारे योजना में, तो देखिएगा कि इन सभी योजना में भविष्य के लिए आर्थिक रूपरेखा का प्लान किया गया था, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग जो देखते हैं भविष्य का आर्थिक रूपरेखा में उद्योगों का गठन, कृषि की पुनर्संरचना और इन सब चीजों पे बात की गई। जनरली लघु कुटीर एवं भारी उद्योगों की विकास की बात की गई थी, ठीक है। तो ये स्वतंत्रता पूर्व या स्वतंत्रता के दौरान जितने भी थे ये किया गया। आप लोग कोशिश कीजिए कि इसको याद करके रखिए, क्योंकि इससे एक ना एक क्वेश्चन पूछता ही है। तो एक बार फिर से हम आप लोगों को रिपीट करा देते हैं। विश्वेश्वरैया योजना वर्ष 1934 में 10 वर्षीय योजना थी। कांग्रेस प्लान 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, हरिपुरा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, उसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया है। सीडीपीओ 2022 में ये पूछा गया था, ठीक है। गांधीवादी योजना 1944 में श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा लाया गया था। जन योजना जो है एमएन राय द्वारा लाया गया था। सर्वोदय योजना 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा लाया गया था, ठीक है। तो ये रूपरेखा रही है आजादी से पूर्व की। तो इतना आज हम लोग किए हैं। अगले दिन हम लोग नीति आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद के साथ जो है आगे प्लानिंग किस तरह की जो 12 योजनाएं लागू की गई है और नीति आयोग का अगला क्या प्लान है, किस तरह से योजना को लागू करने का प्रयासरत है, या भारत के विकास की रूपरेखा कैसी है, किस तरह की योजना अभी भारत में चल रही है, उस पर हम लोग बात करेंगे और आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये आज हमारा सेकेंड हाफ जो कहिए शुरू हुआ है चैनल का, उसका पहला वीडियो था। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग इस संदर्भ में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप उससे नीचे पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आपको जवाब दिया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा आप लोग हम लोग को प्यार देने का कोशिश कीजिए। जय हिंद।